ला नीनिया आ चुका है और अपने साथ लाया है भारी भरकम तबाही। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्टों ने पहले ही वार्न कर दिया है कि 2024 का अंत और 2025 की शुरुआत हद से ज्यादा ठंडी होने वाली है। Met Department is predicting a harsh winter ahead. There are forecasts of the La Nina effect having a big impact. क्योंकि तापमान असामान्य रूप से घटने वाला है और इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने भी नागरिकों को इस बारे में पहले से ही चेतावनी दे दी है। La Nina effect is having an impact, meaning shifts in wind circulation patterns leading to more rains and snow. La Nina effect. La Nina effect. La Nina. La Nina. La Nina. La Nina effect. बट अजीब बात तो ये है कि अगर आप गौर करोगे ना तो जिस ठंड की हमें वार्निंग दी जा रही है उस ठंड का तो इंडिया में अब तक कोई खास नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट उसका एग्जैक्ट उल्टा ही देखने को मिल रहा है क्योंकि इसी साल का अक्टूबर नवंबर का महीना तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग सबसे गर्म था। लाइक इस साल का अक्टूबर तो 1901 के बाद से आज तक का सबसे गर्म अक्टूबर था और नवंबर नॉर्थ इंडिया का सबसे गर्म नवंबर। तो क्या वाकई में इस साल ला नीना वो तबाही लाएगा जिस बारे में साइंटिस्ट हमें वार्न कर रहे हैं? वेल, हाल फिलहाल में ना अगर आप देखोगे तो इंडिया का वेदर कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। पिछले 2 दिनों की ही बात है, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। मगर दूसरी तरफ साउथ में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, पौंडीचेरी और इवन बे ऑफ बंगाल के अराउंड स्टेट्स में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था फेंगोल नाम के एक तूफान के डर से जो ऑलरेडी संडे रात को 2 बजे तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर भी चुका है। मतलब इंडिया लिटरली 2 भागों में बंट चुका है। एक तरफ जहां पर नॉर्थ इंडिया में हार्डकोर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडिया बारिश और बाढ़ के चलते डूब रहा है। बट इट डजंट स्टॉप हियर। दुनिया के दूसरे कोने में थोड़ा सा जूम करते हैं तो वहां पर ना पूरा का पूरा उल्टा ही किस्सा चल रहा है। साउथ अमेरिका जल रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि करोड़ों एकड़ों के जंगल, जस्ट इमेजिन, करोड़ों एकड़ों के जंगल आग की चपेट में है, जिसमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी शामिल है। यह तस्वीर देखना ब्राजील के साओ पोलो शहर की है। फॉरेस्ट फायर्स की वजह से क्या हाल हो गए। साओ पोलो, पेरू, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया और कई सारे साउथ अमेरिकन देश लिटरली जल रहे हैं। पर इन फायर्स के पीछे का सबसे बड़ा कारण है सूखापन, यानी कि फैमिन। नॉर्थ अमेरिका की भी अगर बात करें तो वहां पर भी हालत कुछ खास नहीं है। लॉस एंजलिस और कनेटिकट के आसपास काफी भयानक बुश फायर्स हो रहे हैं जो अब तक आसपास के 100 एकड़ जमीन को जलाकर खाक कर चुके हैं। कैलिफोर्निया को तो एक बॉम्ब साइक्लोन जैसे खतरनाक तूफान ने लिटरली अंधेरे में ढकेल दिया है। जगह जगह पर पावर आउटेजेस हो रहे हैं और कुछ जगहों पर तो फेटालिटीज तक। अब जरा ध्यान से समझना, ये घटनाएं दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में एक ही वक्त पर होते हुए जरूर दिखाई दे रही है, बट पता है ये सारी घटनाएं आपस में कनेक्टेड है। इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही कनेक्शन है, द ला नीनिया इफेक्ट, और द ला नीनिया आ चुका है। सो आखिर ये ला नीनिया होता क्या है? क्यों हर जगह पर इस ला नीनिया की ही बातें चल रही है? इसका इन सारी अनकनेक्टेड लगने वाली घटनाओं के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? और यही ला नीनिया आगे जाकर इंडिया में क्या तबाही लाने वाला है? वेल, चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड से कम समझ में आने वाले कॉन्सेप्ट को आसान शब्दों में और ढूंढते हैं इन्हीं सवालों के जवाब, वन स्टेप एट अ टाइम, स्टार्टिंग विथ व्हाट एग्जैक्टली इज ला नीनिया। सो वेल फ्रेंड्स, एकदम आसान भाषा में अगर बताऊं ना तो ला नीनिया प्रकृति का एक ऐसा परिवर्तन यानी कि बदलाव है जिसमें पैसिफिक ओशन के एक साइड के देशों में भारी बारिश और बाढ़ आने लगती है तो उसके ऑपोजिट साइड के देशों में सूखा पड़ने लग जाता है। यानी कि एक साथ एकदम ऑपोजिट घटनाएं पैसिफिक ओशन के ऑपोजिट साइड वाले देशों में घटने लगती है। और बॉम्ब साइक्लोन्स और फायर्स जैसे डिस्ट्रक्टिव घटनाएं तो जो अभी अमेरिका में हो रहे हैं ये तो बस इसका एक बाय प्रोडक्ट है। पता है 1950 से लेकर 2023 तक कुल मिलाकर 25 बार हमें ला नीनिया को भुगतना पड़ा है और इसमें से 7 बार तो हालत इतनी बुरी बन गई थी कि पूरे इंडिया भर की फसल बाढ़ और ठंड की वजह से तबाह हो गई थी और भूखमरी की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई। लगातार 4 दिनों तक हुई बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया और ओले गिरने से खेती तबाह हो गई। एक किसान ने तो फसल को बर्बाद होता देख खेत में ही दम तोड़ दिया। और ये सिलसिला अब तक
एक रिपीटेटिव साइकिल के फॉर्म में चलते आ रहा है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो एक ला नीनिया इवेंट लगभग 1 से 1.5 साल तक चल सकता है। बट 1973 में वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ साइंटिस्टों ने कुछ अजीब ऑब्जर्व किया, द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, अ ट्रिपल डिप ला नीनिया। वैसे तो ला नीनियास कभी 1.5 साल से ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, लेकिन आज से 45 साल पहले 1973 में एक ऐसी अजीब घटना देखने को मिली जो एक्सट्रीमली रेयर थी। एक ऐसा ला नीनिया जो दुगने ड्यूरेशन तक यानी कि लिटरली 3 सालों तक चला था, और इसीलिए इसे ट्रिपल डिप ला नीनिया बोला गया। और इंटरेस्टिंगली अभी जो 2020 से 2023 तक ला नीनिया चला था ना, वो इसी ट्रिपल डिप ला नीनिया का ही लेटेस्ट वर्जन था। बट नोआ यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही कंफ्यूज थे कि ऐसा अचानक से कैसे हो गया। कोई भी इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि यह कैसे हुआ। पर इस वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारी फ्लड्स आए, तबाही मची और साउथ अमेरिका जलने लग गया। कोविड-19 के चलते ये न्यूज कहीं ना कहीं दब गई थी, पर ट्रिपल डिप ला नीनिया ने कई जाने ली और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तबाही मचाई। और इसीलिए ये भी कई लोगों का डर बन गया है आज कि हमें आगे का रास्ता ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा। कहीं इस बार का ला नीनिया पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक तो नहीं निकल जाए। और इसीलिए नोआ ने यह स्टेटमेंट जारी कर दिया कि 2024 का अंत और 2025 की शुरुआत में खतरा हो सकता है। चलो आसान भाषा में समझते हैं कि पूरा गेम क्या है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट मी क्विकली थैंक उडू फॉर आवर टुडेस वीडियो। अगर आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हो तो आपको पता होगा कि हमें बिजनेस के काफी सारे एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना पड़ता है, फ्रॉम हायरिंग टू अकाउंटिंग टू सेल्स। लेकिन अभी आप सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर में बिल्कुल फ्री में कर सकते हो विद उडू। उडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिससे आप अपने बिजनेस के डे टू डे मैनेजमेंट को एकदम ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमने चूज किया है उडू का प्रोजेक्ट ऐप एकदम फ्री में, क्योंकि उडू की पहली ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है और वो भी फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स। उडू का प्रोजेक्ट एप्लीकेशन मुझे पर्सनली काफी कॉम्प्रिहेंसिव और फ्लेक्सिबल लगता है, क्योंकि इससे मेरी टीम हमारे कोई भी प्रोजेक्ट्स के प्रोग्रेस, डेडलाइंस, बजट्स और रिसोर्सेस को टाइमली ट्रैक कर सकती है और रियल टाइम में कोलैबोरेट भी कर सकती है। जैसे हमारे ही वीडियोस के प्रोडक्शन का ही प्रोजेक्ट ले लो। इस ऐप में हमें सिर्फ एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करके उसके सारे स्टेजेस को क्रिएट और कस्टमाइज करना है, जैसे रिसर्च, वीडियो प्रोडक्शन, साउंड, क्वालिटी कंट्रोल एंड फाइनली अपलोड। अब कोई भी नया स्क्रिप्ट स्टार्ट होता है तो उसके प्रोग्रेस के हिसाब से हमें सिर्फ डिफरेंट स्टेजेस में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अंटिल इट इज कंप्लीटेड। ऑफ कोर्स इसी ऐप से हम टास्क्स में कमेंट्स, टाइम और डेडलाइंस भी ऐड कर सकते हैं। फिर एक्टिविटीज जैसे कॉल्स, टू डूज, मीटिंग्स वगैरह भी स्केड्यूल कर सकते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट ऐप से आप अपने पूरे प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू रख सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, कंसल्टिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग या इवन पॉडकास्ट एंड वीडियो प्रोडक्शंस, या और भी कुछ हो जो आपको मैनेज करना है, अब सब कुछ यहीं से कर सकते हो। होस्टिंग और सपोर्ट भी यहां पर लाइफ टाइम फ्री और अनलिमिटेड ही रहेगा, और बाकी एप्स का एक्सेस आपको सिर्फ 580 रुपीज के सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब वापस से लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। देखो, पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, राइट? ये लिटरली पृथ्वी की सतह का 1/3 हिस्सा है। इतना बड़ा एरिया होने की वजह से ये दो चीजें, नंबर 1 हमारे क्लाइमेट और नंबर 2 टेम्परेचर्स को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। अब साइंस एकदम सिंपल है। हमारी पृथ्वी गोल घूमती है, राइट? पर क्या पृथ्वी का एक एक भाग इक्वली सेम स्पीड से गोल घूमता है? वेल, आप सोचोगे पूरी पृथ्वी ही जब एक स्पीड में रोटेट कर रही है तो सारे भाग भी तो एक ही स्पीड से रोटेट करते होंगे। वेल, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के वो एरियाज जो सेंटर यानी कि इक्वेटर के करीब है ना, वो ज्यादा तेज घूमते हैं एज कंपेयर टू एरियाज जो पोल्स के अराउंड है। एक इजी एग्जांपल से समझाता हूं। आपने बचपन में कभी किसी लट्टू या फिर भौरे से तो खेला ही होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी स्पीड में घूमते हुए लट्टू के सेंटर में टच करते हो तो वहां पर आपको ज्यादा फोर्स फील होता है एज कंपेयर टू लेट से आप उसके ऊपर टॉप के एरिया में टच करो तो। हमारे अर्थ का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अर्थ के इक्वेटर पर फोर्स ज्यादा है और पोल्स पर कम। ये इसीलिए क्योंकि अर्थ सेंटर से ज्यादा चौड़ा है एज कंपेयर टू द पोल्स। इसीलिए सेंटर पर जो भी अर्थ का भाग है ना, उस भाग के जो पार्टिकल्स है उन्हें अर्थ का एक 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करने के लिए एक लंबा कर्व्ड पैथ ट्रैवल करना पड़ता है एज कंपेयर टू अर्थ के वो भाग के पार्टिकल्स जो पोल्स में है।
पर समय तो एक 360 डिग्री रोटेशन के लिए सेम ही लगता है दोनों एरियाज के लिए, और इसीलिए रोटेशनल फोर्स ज्यादा फील होता है सेंटर की तरफ। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि पृथ्वी सेंटर में ज्यादा फास्ट स्पिन हो रही है, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? वेल, सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है विंड पैटर्न्स पर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधे बहते विंड्स अपने राइट साइड की ओर डिफ्लेक्ट होने लगते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में सीधे बहते विंड्स अपने लेफ्ट साइड की ओर डिफ्लेक्ट होने लगते हैं, बेंड होने लगते हैं, जस्ट क्योंकि हमारी पृथ्वी राइट साइड की ओर तेजी से रोटेट कर रही है। और जितना ज्यादा इक्वेटर की तरफ ये विंड्स बहेंगे ना, उतना ही ज्यादा ये विंड्स डिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि इक्वेटर की तरफ रोटेशनल स्पीड सबसे फास्ट है, राइट? इसी इफेक्ट को हम कहते हैं द कोरियोलिस इफेक्ट। अब जरा इस वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करना और मुझे बताना कि इन दोनों टोर्नेडोज में से कौन सा टोर्नेडो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूम रहा है और कौन सा टोर्नेडो सदर्न हेमिस्फीयर में। वेल, मे बी आप बोलोगे कि ये घूमते हुए टोर्नेडोज को देखकर ही इनके लोकेशन के बारे में कैसे बताया जा सकता है, बट फैक्ट ये है कि टोर्नेडोज जो पृथ्वी के सदर्न हिस्से में घूमते हैं ना, वो क्लॉकवाइज मोशन में स्पिन करते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टोर्नेडोज घूमते हैं वो ठीक उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूमते हैं। ऐसा होता है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ही। टोर्नेडोज के सेंटर में जो उसका ब्लैक वोर्टेक्स होता है ना, वो एक लो प्रेशर एरिया होता है, और साउथ से इक्वेटर की तरफ बहती स्ट्रेट हवाएं अर्थ के रोटेशन की वजह से लेफ्ट साइड की तरफ कर्व हो जाती है, और उस लो प्रेशर वर्टेक्स के अराउंड एक कर्व्ड मैनर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पाइरल करते चली जाती है। और इसका एग्जैक्ट उल्टा नॉर्दर्न हिस्से की हवाओं के साथ होता है, वो अपने राइट साइड बेंड करती है और फिर लो प्रेशर वर्टेक्स के अराउंड एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन में स्पाइरल करती चली जाती है। सो इससे ये तो क्लियर हो गया है कि हमारे अर्थ के रोटेशन का हमारे विंड पैटर्न्स पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और विंड पैटर्न्स पृथ्वी पर क्या अहम चीज डिसाइड करते हैं, मुझे बताओ। वेल, गर्मी लगती है तो क्या लगाते हो? एसी। ये एसी क्या फेंकता है? ठंडी हवा, राइट? विंड पैटर्न्स डिसाइड करते हैं कि पृथ्वी पर कौन सी जगह पर क्या टेम्परेचर होगा, क्योंकि अगर ठंडे विंड्स एक जगह से दूसरे गर्म जगह पर मूव कर रहे हो तो वो उस गर्म जगह के टेम्परेचर को ठंडा कर देंगे, और इसका उल्टा भी होता है। जब गर्म हवा किसी एक भाग से दूसरे ठंडे भाग में ट्रैवल करे तो वहां पर वो गर्मी ला देंगे। सो ये फंडामेंटल समझने के बाद अब आते हैं दोबारा से हमारे सबसे बड़े ओशन पैसिफिक ओशन पर, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा, जहां पर ही मेन एक्शन है। पैसिफिक ओशन का जैसे आप देख सकते हो अच्छा खासा हिस्सा इक्वेटोरियल रीजन में स्थित है, जिस रीजन के अराउंड ये सारे देश मौजूद है, और हमारे इंडिया का सदर्न टिप भी। अब मुझे बताओ, बेस्ड ऑन जितना भी हमने सीखा, पैसिफिक ओशन के साउथ ईस्टर्न पार्ट में विंड्स के बहने का डायरेक्शन या पैटर्न क्या होना चाहिए? सोचो। ऑफ कोर्स राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ, राइट? और इसीलिए ये सदर्न पैसिफिक एरियाज का एक नॉर्मल नेचुरल विंड पैटर्न है, जिसे हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये नाम ट्रेडर्स ने रखा था जो पुराने समय में इन्हीं विंड्स के सहारे वेस्ट से ईस्ट ट्रेडिंग करने के लिए सेल किया करते थे। अब जैसे हमने जाना था कि विंड पैटर्न्स टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, या तो कोल्ड एयर या तो हॉट एयर को अपने साथ कैरी करके, और इसीलिए इसी सदर्न पैसिफिक के टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस और विंड पैटर्न से एक इंपॉर्टेंट साइकिल क्रिएट होता है, जिसे हम एनसो कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब फ्लक्चुएशंस, मगर फ्लक्चुएशन किसका? फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का, हीट का। एनसो साइकिल पृथ्वी पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर टू ईयर क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस कॉज करने वाला साइकिल है, इसीलिए इसे ध्यान से समझना। एनसो का पूरा साइकिल ना 3 फेजेस का है और 3 से 7 सालों तक चल सकता है, जिसमें फेज नंबर 1 न्यूट्रल फेज होता है, फेज नंबर 2 एल नीनियो का फेज होता है, और फेज नंबर 3 ला नीनिया का फेज होता है। इसमें न्यूट्रल फेज अकेले उतने समय तक रहता है जितने समय तक एल नीनियो और ला नीनिया फेज कंबाइंड रहते हैं। तो चलो समझते हैं ये फेजेस कैसे क्रिएट होते हैं। सो पैसिफिक रीजन में होता क्या है ना, जैसे ही ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो होती है, वो अपने साथ समुद्र के ऊपरी सतह के गर्म पानी को भी आगे ढकेलते हुए चलती है। इससे वेस्टर्न रीजन्स में हॉट वाटर इकट्ठा होने लगता है और ईस्टर्न रीजन्स का पानी ठंडा होने लगता है, क्योंकि ऊपर के लेयर्स का गर्म पानी आगे ढकेला गया तो नीचे के लेयर्स का ठंडा पानी ऊपर सतह पर आ जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर कितना है,
डिसाइड होता है कि कौन सा एनसो साइकिल का फेज आएगा। अगर पैसिफिक ओशन का तापमान एवरेज के करीब है तो ये न्यूट्रल स्टेट कॉज करेगा। अगर ट्रेड विंड्स कमजोर है और वो गर्म पानी को ईस्ट की तरफ ढकेल ही नहीं पा रहे तो ये एल नीनियो फेज कॉज करेगा। और अगर ट्रेड विंड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा ही तेजी से गर्म पानी को वेस्ट की तरफ ढकेल रहे हैं तो पैसिफिक ओशन और ज्यादा कूल हो जाएगा, एवरेज से ज्यादा कूल हो जाएगा और ये ला नीनिया फेज कहलाया जाएगा। अब ध्यान देना, ला नीनिया फेज में पैसिफिक ओशन तो कूल हो गया मगर सारा गर्म पानी तो वेस्टर्न रीजन्स में इकट्ठा हो गया ना, तो इससे क्या होगा? वेल, इससे इन रीजन्स में एक हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, एक ऐसा जोन जो तेजी से अपनी तरफ बारिश के बादलों को अट्रैक्ट करने लगेगा। और एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट साइड में यानी कि अमेरिकाज में ये कोल्ड वाटर्स की वजह से लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा जो बादलों को दूर भगाएगा और सूखा कॉज करेगा। इसीलिए ला नीनिया इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे वेस्टर्न पैसिफिक देशों में तेज बारिश लाता है, तो वहीं पर अमेरिकाज में यह सूखा और ठंडा मौसम क्रिएट करता है। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिया के साउथ में बिन मौसम की बरसात आज के तारीख में क्यों हो रही है, तूफान क्यों आ रहे हैं और ये बाढ़ क्यों ला रहे हैं। 2024 में इंडिया ऑलरेडी 3 मेजर साइक्लोन्स को फेस कर चुका है जिससे अभी भी हम पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए। हमने खतरनाक साइक्लोन्स देखे जैसे साइक्लोन रेमाल जो मई 24 से मई 28 तक चला ओडिशा में, जिसने 84 लोगों को मार दिया, 2500 घर बर्बाद कर दिए और जिस वजह से 1 लाख लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा। दूसरा मेजर साइक्लोन था साइक्लोन आसना जो अगस्त 25 से सितंबर 3 तक मध्य प्रदेश में चला, 50 लोग मारे गए और 40,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा बड़ा साइक्लोन था साइक्लोन दाना जो अक्टूबर 24 से 25 तक ओडिशा वेस्ट बंगाल में चला, जिसमें गवर्नमेंट ने सही समय पर एक्शन तो ले लिया जिस वजह से सिर्फ 4 ही कैजुअलिटीज हुई मगर 8 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया और 5,800 घर बर्बाद हो गए। और इवन अभी जस्ट लेट नवंबर से ही इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइक्लोन फेंगोल के बारे में वार्न कर रही है सदर्न स्टेट्स को, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी और इवन बे ऑफ बंगाल के अराउंड के रीजन्स में भी काफी सारे अलर्ट्स इशू किए गए हैं। At least 3 people died in rain-related incidents as Cyclone Fengol passed through South India. Breaking updates now pouring in. Cyclonic storm Fengol over southwest Bay of Bengal is just about 210 kilometers southeast of Chennai. It's been issued across several parts of Tamil Nadu as Cyclone Fengol forms over the Bay of Bengal. It is likely to make landfall today close to Puducherry with wind speeds up to 90 kilometers per hour. हमें फ्लडिंग्स, मडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट की वार्निंग दी जा रही है और जब तक ये वीडियो लाइव हो जाएगा कितने इंसिडेंट्स तो ऑलरेडी घट भी चुके होंगे। और ये साइक्लोनिक और फ्लडिंग वाले इवेंट्स सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, हाँ, बल्कि बाकी के वेस्टर्न पैसिफिक रीजन के और भी कई देश है जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इनमें भी सिमिलर घटनाएं देखने को मिली है। इंडोनेशिया ने भी इस बार कई बहुत ही भयंकर फ्लड्स का सामना किया है। एक तो जस्ट अभी लास्ट वीक ही सुमत्रा आइलैंड में घटी। इन घटनाओं के पीछे भी ला नीनिया का ही इन्फ्लुएंस है। In Indonesia, heavy flooding on Sumatra Island has left 2 children dead. Some 24,000 people have been forced to flee their homes. Torrential rainfall hammered the island for days. Rivers caused to burst their banks and sending the water levels surging in the residential areas. वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट के कैलकुलेशंस के हिसाब से इंडोनेशिया 2050 तक तो डूब जाएगा क्योंकि उसके आसपास का सी लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लगभग 10 सेंटीमीटर पर ईयर, और ये सब बस अकेले ला नीनिया के ही वजह से। दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में ला नीनिया अलग ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। साउथ अमेरिका में सूखा पड़ गया है और वो लिटरली जल रहा है और ये कोई एग्जैजरेशन बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीर देखना, यह ब्राजील के एक शहर साओ पोलो की दिन की एक तस्वीर है। जंगलों में लगी आग के धुएं की वजह से ये हाल हो गया। होगा क्यों नहीं, 32 लाख एकड़ के जंगल ब्राजील में आज के तारीख में जल रहे हैं। साउथ अमेरिका के अकेले बोलिविया देश में 1.7 करोड़ एकर्स के जंगल जल रहे हैं। पैराग्वे में लगभग 5 लाख एकड़, अर्जेंटीना में 1 लाख एकड़। ऐसे कई साउथ अमेरिकन देशों का यही हाल है। कई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लिटरली 25% हिस्सा तबाही में है, जिससे ये रेन फॉरेस्ट पृथ्वी का जिसे लंग्स कहा जाता है ना, एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां से वापस रिकवर कर पाना एक्सट्रीमली मुश्किल होने वाला है। अब वापस से आते हैं इंडिया में।
इंडिया में कई सारे न्यूज रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इस साल बहुत ही खतरनाक ठंड होने वाली है, राइट? इनफैक्ट इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का खुद का ये कहना था सितंबर तक। एंड वन ऑफ द रीजंस वर बिकॉज ला नीनिया की वजह से नॉर्दर्न बेल्ट में प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है। सो नॉर्दर्न बेल्ट में वैसे ही ठंडी होती है और साथ में प्रेसिपिटेशन भी बढ़ जाए तो टेम्परेचर काफी ठंडा हो जाएगा। बट यू नो व्हाट, अभी जस्ट 2 दिसंबर को ही लेटेस्ट अपडेट आया है उनके तरफ से ही कि वी वर रॉन्ग। दिसंबर महीना भी वार्म ही रहने वाला है और शायद से पूरा का पूरा विंटर भी वार्म ही गुजरेगा। और यही है गाइस मेरे इस वीडियो का सबसे बड़ा कंसर्न और साथ ही दुनिया भर के क्लाइमेट साइंटिस्टों का भी। नोवा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस क्लाइमेट एंड टेम्परेचर्स ट्रैक करने वाली अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, याद है उसने जस्ट 2 साल पहले ही ट्रिपल डिप ला नीना जैसे बड़े रेयर इवेंट को ही मिस कर दिया था। और इवन अभी भी अगर आप फोरकास्ट देखोगे ना तो अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग प्रेडिक्शंस किए हैं दिसंबर और जनवरी के महीनों के लिए और इनके वैल्यूज में काफी डिफरेंसेस है। Canada winter is going to try to salvage its reputation. Average temperatures in precip down in the southwest. With areas that have a ton of snow versus no snow at all. This year we are looking at a La Nina. Due to that increased southern storm track and large temperature swings, severe weather outbreaks are unfortunately something that we're certainly going to be dealing with this winter. IMD कभी बोलता है कि इस साल ना कड़ाके की ठंड होने वाली है, तो फिर कभी बोलता है कि वी आर सॉरी, हम गलत थे, विंटर काफी वार्म होगा। सच तो यह है ना कि वेदर सिस्टम्स को आज प्रेडिक्ट कर पाना एक्सट्रीमली मुश्किल हो गया है। पता है क्यों? वेल, क्लाइमेट चेंज। इंसानी सभ्यता अपने आधुनिकता और इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस कर रही है, जिसे वातावरण में रेडिएट कर दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा हीट जिसका कोई ठोस हिसाब हमारे पास नहीं है, वेदर सिस्टम्स के साइकिल को अफेक्ट कर रहा है इस तरह से कि सटीकता से प्रेडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल होते जा रहा है। एक तो वैसे इन कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम्स में केओस थियरी और बटरफ्लाई इफेक्ट लागू रहता है, यानी कि एक छोटे से इफेक्ट का एक बड़ा सा काउंटर इफेक्ट हो सकता है। और ऊपर से अब हम ये सब अनअकाउंटेड क्लाइमेट चेंज को घास डाल रहे हैं, इस वजह से वेदर सिस्टम्स को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल बनते जा रहा है। बट यू नो व्हाट, अपनी रिसर्च में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न को नोटिस किया। सो सवाल ये है कि क्या साल 2025 ठंडा साल होगा या गर्म साल होगा? वेल, जरा इन 2 चार्ट्स पर नजर डालना। एक तरफ है ट्रिपल डिप ला नीना का डेटा और दूसरे तरफ है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स का डेटा। ये देखना, जब भी ट्रिपल डिप ला नीना हुआ ना, उसके खत्म होने के 2 सालों बाद हमेशा ग्लोबल टेम्परेचर हिस्टोरिकली बड़ा ही है। सो स्पीकिंग अबाउट द ईयर 2025 इन जनरल, अच्छा चांस है कि ग्लोबल टेम्परेचर हाई ही रहने वाला है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये हाई कितना हाई होगा ये तो वक्त ही बताएगा। विद दैट सेड, हमें क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना ही होगा, वरना ये हमें लिटरली अनअवेयरनेस के अंधेरे में ढकेल सकता है और किसी भी शहर में साओ पोलो जैसे अंधकार को ला सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय विज्ञान, जय हिंद।